आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं निसार अहमद खान। आज बात करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमान भी हमारे हैं, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले इसका क्या मतलब है? इस सियासी मतलब के लिए आइए हम चलते हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान साहब के पास। सर, आपका स्वागत है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमान हमारे लिए पराया नहीं है, मुसलमान भी हमारे हैं। इस बयान को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? इस बयान के कई मायने निकलते हैं। इस तरह के बयान जिस पोजीशन पर वो हैं उनको इस तरह का बयान एक तो देना नहीं चाहिए, और अगर दिया है तो उसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। ये उनको कहने की क्या ज़रूरत है कि कौन अपना है? इस देश के सारे लोग अपने हैं, देश में सब लोग आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसमें ये इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि सब अपने हैं, वो भी अपने हैं, ये भी अपने हैं? ये कहने का हक उनको कैसे है? उनको किसने दिया? कि वो अपनापन एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एहसास जताना कि आप अपने हैं, आप पराये नहीं हैं हमारे, ये परायेपन का एहसास थोड़ा पैदा कर देता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले भी वो कई तरह के बयान दे चुके हैं कि भारत में मुसलमान जो हैं वो इसी देश के नागरिक हैं, इस भारत में उनको तमाम तरह के अधिकार, बराबर के अधिकार हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है बोलने की, या अगर बोल भी रहे हैं तो उसको कुछ और तरीके से, दूसरे अंदाज से भी बोला जा सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ये बात अगर बोलनी है तो उनको कहना चाहिए कि भारत का संविधान एक है। वो जिस तरह से तमाम, अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत के में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत वही होती है, एक धर्म ग्रंथ की अहमियत होती है। जिस तरह से जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, तो उनको यह हवाला देना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम लोगों को बराबर के हुकूक हैं, बराबर के अधिकार हैं, इसलिए उस नाते तमाम लोग इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, तमाम लोग बराबर के शहरी हैं। ये नहीं कि हम, तो उससे ये होता है हम और आपका, ये एक डिफरेंस है हम और आप में। इस तरह की ज़बान, मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, और एक सहाफ़ी, एक पत्रकार होने के नाते हम लोग तमाम जो बातें हैं और तमाम जो बयानात आते हैं उसका हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं, तो कई तरह की बातें फिर निकलेंगी कि ऐसा क्यों बोला और वैसा क्यों बोला। जी, ये ऐसे वक्त में हो रहा है सर जब ख़ास तौर पर दानिश अली और रमेश बिधूड़ी का जो पूरा मामला है, जो लोकसभा में नाजेबा तबसरा रमेश बिधूड़ी ने किया है, उस पसे मंजर में देखें, अगर इस माहौल में देखते हैं कि ऐसा बयान आता है और रमेश बिधूड़ी जो बयान देते हैं, इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया जाता है, कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी आला कमान की तरफ से भी इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया। वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं लेकिन इस पर कोई तबसरा नहीं है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस माहौल में और जैसे वक्त में उन्होंने ये जो बात कही है कि तमाम लोग अपने हैं, मुसलमान भी हमारे अपने हैं, तो इसकी ज़रूरत तो थी नहीं। ये और बात है कि उनको सबसे पहले जो पार्लियामेंट में जिस तरह का वाक़या पेश आया कि जिससे पूरा मुल्क शर्मसार हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। दूसरे चैनल्स अगर बाहर के आप देखिए गैर ममालिक के, तो वहाँ किस किस तरह की खबरें चल रही हैं पार्लियामेंट के इस वाक़े को लेकर, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अगर ख़बर हम सब लोग देखें बाहर की, तो कि किस तरह की तस्वीर पेश हो रही है इस वाक़े के बाद। सबसे पहले उनको इसको कंडेम करना चाहिए था, मोहन भागवत साहब को इसकी मजम्मत करते कि नहीं, इस तरह का वाक़या नहीं होगा। और इस तरह की ज़ुबान जिस तरह से पार्लियामेंट में इस्तेमाल की गई है, और रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने के लायक नहीं। इस पर उनको बोलना चाहिए था, तब शायद ज़ख्म पर, चूँकि एक ज़ख्म लगा है, उस पर थोड़ा मरहम रख पाते वो। तो चूँकि उन्होंने इग्नोर कर दिया, इस तरह की कोई बात की नहीं, तो और उसके बाद ये कहा, मतलब उनका हो सकता है कि उन्होंने इसी पस मंज़र में, इसी परिप्रेक्ष्य में बात करने की कोशिश की हो कि जो घटना संसद में घटी है, तो उसके बाद के नहीं हम लोगों तक पहुँचे हैं कि ये सब अपने हैं, आप भी हमारे अपने हैं। लेकिन उस बयान के पहले उनको सबसे पहले इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। जी सर, उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा मशवरा दिया है और कहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण यानी मजहब तब्दीली का जो मामला है, इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए। ये एक बहुत अहम बयान है,
खास तौर पर लव जिहाद को आप कैसे देख रहे हैं, और मजहब तब्दीली का जो मामला है, अभी मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में लोगों ने घर वापसी की है, क्योंकि तकरीबन 10 साल पहले वो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके बाद फिर वो हिंदू मजहब में वापस गए हैं। तो इस दौर पूरे माहौल के दरमियान आप इस पर आप तबसरा करें। मोहन भागवत साहब ने जो कहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले पर, ये जो मुजफ्फरनगर की बात आप बता रहे हैं, ये जो घटना है कि लगभग 70 लोगों ने फिर से वो हिंदू धर्म में वो चले गए वापस, यही तो देश की खूबसूरती है। यही तो हम भी कहते हैं, ये मेरी राय भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कौन किस धर्म को, कौन किस मजहब को मानेगा, कौन किसको कौन सा मजहब अच्छा लगता है, और कौन किस मजहब की बातों से कन्विंस्ड है, वो उस मजहब को अख्तियार करने का पूरा अधिकार है, पूरी आज़ादी है उसको। ये जो 70 लोग हैं, ये पहले हिंदू धर्म में होते थे। ये जो आज़ादी थी इनके पास, उसके तहत इन्होंने इस्लाम अपना लिया। अब इनको लगता है कि वो यहाँ उनको कुछ अच्छी बातें फिर लगी होंगी, उनको याद आया होगा कि हमें हिंदू धर्म में कुछ अच्छी बातें लगती हैं, तो वो फिर हिंदू धर्म में यही खूबसूरती है, यही। और इसी पर बार बार चोट करने की बात होती है। लव जिहाद अब मुझे समझ में नहीं आता है। लव जिहाद एक मेरी नज़र में जी, एक पत्रकार के तौर पर जब मैं देखता हूँ देश में जो विभिन्न घटनाएं हैं लव जिहाद के नाम पर जो होती हैं, मुझे लगता है कि ये ख्याली चीज़ें हैं, चूँकि एक देश में और एक समाज में जब हम लोग रहते हैं तो कई तरह के मामलात होते हैं। उसी तरह से जो लड़के और लड़कियां हैं, नौजवान, उनके दरमियान जो रिश्ते बनते हैं, दोस्ती होती है, उसके बाद तो उसमें खामखा का एक मजहब का कि एक प्लान्ड और एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, ये ऐसी बात मुझे नहीं लगती है कि है। और उसके अलावा चूँकि मजहबी आज़ादी है सबको, इसलिए इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कन्वर्जन देखिए, इस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। ये मैं उन लोगों की बात कह रहा हूँ यहाँ पर जो समाज में एतराज़ और करते हैं कि भाई जो अगर कोई हिंदू धर्म से इस्लाम में अपना रहा है तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त विरोध होने लगता है कि ये लव जिहाद का फिर नाम दिया जाता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन जब कोई इस्लाम धर्म से फिर हिंदू धर्म में वापस आ रहा है तो फिर वो घर वापसी की मुहिम बन जाती है। इस तरह का दोहरा रवैया नहीं रखने की ज़रूरत है। लोगों को आज़ादी है, लोगों को आज़ादी से सोचने दीजिए, समझने दीजिए, और जो धर्म वो चाहते हैं उसको उन्हें इख्तियार करने दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आज़ादी देता है। तो भागवत साहब को कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान है हमारे देश का, उसका हवाला भी ज़रूर देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मज़हब की आज़ादी को या मज़हब अख्तियार करने की आज़ादी को या मज़हब को मानने की आज़ादी के बारे में क्या कहा गया है, और लव जिहाद मतलब का क्या मामला है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का प्रोविज़न है। इन सब बातों को इग्नोर करके समाज में ऐसी बातें कि भाई लव जिहाद और घर वापसी और धर्मांतरण, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है उतनी जिस बड़े पैमाने पर इसको हाइप दिया जाता है। जी, मैं मोहन भागवत साहब के बयान की तरफ चलता हूं कि उन्होंने कहा कि जितना हमारा है उतना ही उनका भी है। क्या इस बयान के बाद जो मुल्क में इस तरह का माहौल बन रहा है, एक नफरत का माहौल कुछ जगहों पे देखने को मिल रहा है, क्या इससे वो लोग जो ख़ास तौर पर नफरत का माहौल बना रहे हैं वो लोग सबक लेंगे, या उनको एक तरह से वार्निंग दी गई है, या हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव बयान है इसको। लेकिन देखिए, जो कौन किस तरह से ले रहा है, हालांकि उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की है, जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करें। मोहन भागवत साहब भी ये चाहते हैं कि मुल्क में नफ़रत न फैले। वो हमेशा वक्तन फ़वक्तन कई मौक़ों पर लोगों को, जो बीजेपी के लोग हैं या जो संघ से जुड़ी हुई जो तंजीमें हैं, उनके लोगों को वो वक्तन फ़वक्तन उनको टाइट करते रहे हैं, उनके लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन अक्सर उनका बयान तब आता है जब वक्त थोड़ा गुजर जाता है, या ऐन वक्त पर अगर आए तो शायद चीज़ें कंट्रोल में और हो जाएं। अब कभी मॉब लिंचिंग हुई तो मॉब लिंचिंग के ऐन बाद, ठीक बाद उनका फ़ौरन बयान आना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं पर दोबारा लगाम लगे। कई यके बाद दिगरे कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, तब उसके बाद बयान आना। मुझे लगता है कि वो बयान अगर वक्त पर दे दें
उनका बयान, उनके अंदर संजीदगी भी है, हमें लगता है कि है, वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान हो। लेकिन वक्त पर अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी बयान का और किसी भी काम को करने का एक वक्त होता है, अगर वक्त पर किया जाए तो उसका असर होता है। जी सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। 2024 लोकसभा इलेक्शन की बिसात बीत चुकी है, तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन चल रहा है, दूसरी तरफ एनडीए में एक तरफ जेडीएस की वापसी हुई है, जेडीएस एनडीए में शामिल हो गई है, फिर एआईडीएमके एनडीए से बाहर हो गई है। तो क्या एक माहौल जो इलेक्शन का पूरा बन रहा था और थोड़ा सा मुश्किल हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, उस सिलसिले में या उस जिम्न में यह बयान नहीं हो सकता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल और सादा बयान नहीं है। इसके, जिसको कहते हैं कि मल्टी प्रोंज्ड, यानी कई, एक तीर से कई निशाने की कोशिश है। इस बयान का मैं वेलकम करता हूं, लेकिन बयान किस, मतलब टारगेट क्या है उनका, किस टारगेट के तहत या किस मकसद के तहत उन्होंने दिया है। ये बात, इसमें सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन का, अगर हम ये कहें कि साउथ इंडिया में एक बड़ा एलाई था एआईएडीएमके, उसका अलग हो जाना, इसका मतलब कि अब तमिलनाडु से शायद बीजेपी को हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई बड़ा एलाई वहाँ पर अब मौजूद नहीं है।